ओके, सो दिस इज द के सेट। और ये जो एग्ज़ाम कल हुआ था 25 को, उसके 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन टुमारो सेशन। ओके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं नेट एग्जाम के लिए भी। सो ये देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हैं और क्या इनके आंसर हैं, ताकि जिन्होंने एग्जाम दिया था वो लोग मैच भी करा सकते हैं अपने आंसर को। ओके ओके गाइस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इसमें 100 क्वेश्चन आए हुए थे टोटल ना, तो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से भरना है। इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक्स एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इन द विलेज। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? सेक्टोरल एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस, spatial analysis and the comparative analysis. Which answer will be correct for this question? Question number first. Good evening ma'am, good evening sir, good evening to all of you. Please इसका आंसर दीजिए। सेक्टोरल एनालिसिस, इसका मतलब होता है कि एक एनालिसिस करना है ना, एक डेमोग्राफिक एनालिसिस करना, प्राइस का, कंपटीशन का, उसका ओवरऑल एनालिसिस करना। दिस एनालिसिस डन बाय द इंडस्ट्री और जो कस्टमर डेजिग्नेशंस होते हैं उनके द्वारा एनालिसिस किया जाता है। दिस इज काइंड ऑफ द सेक्टोरल इकोनॉमिकल एनालिसिस, है ना, सोशल एनालिसिस। सो सृष्टि यादव, ओके, फर्स्ट आंसर विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। सभी लोग आंसर दीजिए, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं नेट के एग्जाम में, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएं, कोई अच्छे क्वेश्चन इसमें, पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ग्रुप एंड दी सेकेंडरी ग्रुप वाज गिवन बाय, किसके द्वारा ये जो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप को क्लासिफाई किया गया था? मैकाइवर, कूले, गिडिंग एंड दी समनर। सो विच आंसर इज करेक्ट? ओके, बी कूले। सो चार्ल्स कूले के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप उन्होंने ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्लासिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप जो होता है जो दैट हैव द वेरी इंटीमेट रिलेशन लाइक द फैमिली, है ना, प्ले ग्रुप, ये सभी के सभी प्राइमरी ग्रुप कहलाते हैं। सो दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप, दैट इज चार्ल्स कूले। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पर्सनालिटी इज एग्जिबिट थ्रू, यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द पर्सनालिटी, देन यू कैन इजिली मार्क द आंसर लाइक हैबिट, टेंडेंसी, थिंकिंग्स। these are the part of the or can say traits of the personality: habits, behavior, thinking, tendency, thinking. So which option is right? That so personality को आप कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 ए, ओके, फर्स्ट आंसर हैबिट, टेंडेंसी एंड थिंकिंग, ओके राइट। सो दिस ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट बिकॉज ये सभी के सभी क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन में सभी है, सो यू कैन जस्ट मार्क फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सो जो लोग भी अभी नए जुड़े हैं प्लीज़, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं के सेट एग्जाम जो हुआ था कल, है ना, कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, नेट एग्जाम के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन को, है ना, एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई। सो आर्टिकल 242 जेड डी, आर्टिकल 243 जेड ए, जेड डी एंड जेड ए। सो विच आर्टिकल रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी? क्वेश्चन नंबर 4, डीपी जिसको डीपीसी बोलते हैं शॉर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उसके नीचे लेवल पर प्लानिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज टेक वन सेशन ऑन द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स राइट एंड द एक्ट। ओके, ठीक है मैम, इसको ये जो सेशन अलग से इसके लिए कर लेंगे। अभी इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, साक्षी मैम सी, मनाली मैम डी। यहाँ पर आई थिंक 9 पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं, प्लीज सभी लोग आंसर दें। स्वामी जी, यस यस, ओके, प्लीज़ सभी लोग आंसर दें इसमें, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपके नेट एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। सो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सेट का एग्ज़ाम है तो मैं क्यों आंसर दूँ या फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है गाइस। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट?
क्वेश्चन नंबर 4 का 3 यहाँ पर जो है राइट आंसर है 243 जेड डी, दैट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी DPC। इसको ऐसे याद कर लें आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सो इस एक्ट के अंतर्गत आपको ये बताना है कि कौन सा तरीका जो है सेटलमेंट का नहीं है। जैसे कि वर्कर हैं एंड जो मैनेजमेंट है उनके बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है तो किस मेथड के माध्यम से सेटल नहीं किया जा सकता। काउंसिलिएशन, एजुकेशन एंड आर्बिट्रेशन एंड इंटरोगेशन। सो विच इज नॉट द मेथड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। ये क्वेश्चन हम लोग आई थिंक लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। ये क्वेश्चन लास्ट आई थिंक। ओके, आलोक सर बी, साक्षी मैम बी, अर्पिता मैम बी, अली सर बी, PYQ ऑफ यूजेस नेट। यस, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मैंने इसको देखा है पेपर को, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम मिलेंगे। यस और लास्ट सेशन में हुआ था ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं एक दिन PhD का एग्ज़ाम दे रहा था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वहाँ पर जो मैंने एक दिन पहले कराए थे क्वेश्चन, सेम टू सेम 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गए हैं, तो ऐसा हो जाता है। यस, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी एजुकेशन। सो इस इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947 में 3 तरीके हैं डिस्प्यूट को सेटल करने के। पहला है आपका काउंसिलिएशन, सही हो जाएगा, एंड ये है आर्बिट्रेशन, एंड ये तीसरा है एजुकेशन। चौथा इंटरोगेशन नहीं, ये गलत है। 3 तरीके हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट हो जाता है उसको सेटल करने के लिए। काउंसिलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप दोनों पार्टी, इसमें किसी पर्सन को रख लेंगे बीच में और दोनों आपस में म्यूचुअली डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एग्रीमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं काउंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है द वन पर्सन मिडिल मैन, है ना, इसके द्वारा गाइड किया जाएगा या फिर डायरेक्शन दी जाएंगी या फिर ऑर्डर दिया जाएगा कौन सही है कौन गलत है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। इसमें मिडिल मैन आ जाता है जिसमें बीच में, है ना। नेक्स्ट है एजुकेशन। इसमें कुछ ट्रिब्यूनल लाइक दी लेबर कोर्ट, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, सो दैट इज काइंड ऑफ द जुडिक्शन। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। इंटरोगेशन इज नॉट द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर दिस एक्ट। ओके, याद कर लेना अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों, काउंसिलिएशन, एजुकेशन एंड आर्बिट्रेशन। दीज आर द मेथड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लोकेलिटी डेवलपमेंट, सोशल प्लानिंग, सोशल एक्शन आर द मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा दिए गए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं। सो किस थिंकर के द्वारा ये जो है तीनों के तीनों कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल दिए गए हैं? MG रॉस, जैक रॉथमैन, फॉल्समैन एंड दी सैंडर्स। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, बी। अब इस क्वेश्चन को, इस जो पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को एवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है। इसको आप एज ए एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम का जो है पेपर समझ के करिए। ऑप्शन नंबर बी राइट। जैक रॉथमैन के द्वारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के 3 जो मॉडल दिए गए थे, लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, सोशल प्लानिंग मॉडल एंड दी सोशल एक्शन मॉडल, है ना। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, LSA। सो बी आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्राइसिस इंटरवेंशन इन सोशल वर्क इज अ। सोशल वर्क में क्राइसिस इंटरवेंशन कैसे किया जाता है या क्या है क्राइसिस इंटरवेंशन? एन इवेंट विच चेंजेस द टोटल लाइफ सिचुएशंस। किसी भी पर्सन की पूरी लाइफ बदल जाती है, किस प्रकार की कोई घटना घट जाती है, कोई क्राइसिस इंटरवेंशन हो जाता है। एंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, अ मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन, इस प्रकार के इंटरवेंशन जिसमें बदलाव करने की कोशिश की जाती है पेशेंट को। वो किसी प्रकार के क्राइसिस ट्रॉमा से गुजर रहा है ना, उसका पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको गाइड करना ताकि उस रिस्क से बाहर आ पाए। सो विच आंसर विल बी करेक्ट? 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्राइसिस इंटरवेंशन, सोशल वर्क का जो मेन फोकस होता है, इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू क्लाइंट। So they can prevent the immediate risk of harming
वन सेल्फ और अदर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, साक्षी मैम, अर्पिता मैम, ओके, नौशादी सर, आलोक त्रिपाठी सर, वर्णाली मैम, सभी के आंसर सी है। और एनीबडी, यहाँ पर 9 पार्टिसिपेंट है, प्लीज सभी लोग आंसर दीजिए। अच्छा, कौन आंसर नहीं दे रहा है, लेट मी चेक। निमोता, प्रेमा, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, प्लीज आंसर दीजिए सभी लोग। ओके, राइट, सी आंसर विल बी राइट। अ मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन, मतलब एक इस प्रकार का इंटरवेंशन जिससे बदलाव किया जाए, है ना, उस पेशेंट को, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा के, उसको गाइडेंस दे करके। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, SLD जिसको बोलते हैं, किस, तो कौन सा है? मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, ADHD एंड दी ऑस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको ASD बोलते हैं। तो विच ऑप्शन इज राइट? लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी प्रकार से लिखने में, बोलने में, राइट करने में, कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी होती है, वो डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8, मैम, ओके, बी, ओके, बी, और एनीबडी? 8B, सभी लोग आंसर दीजिए प्लीज। अगर आपके गलत हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको याद रहेगा। ओके, बी, राइट। डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि इसे बोलते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जिसमें एक पर्सन की एबिलिटी जो होती है सुनने की, लिखने की, है ना, राइट करने की, बोलने की, वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, उसमें नेगेटिव इंपैक्ट होता है, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। बी आंसर विल बी राइट। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, या इसको बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, NDD। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पर्सनालिटी, 1 second guys, personality is the particular combination of the emotional, attitudinal and the behavioral response pattern of an individuals। और इसका रीजन दिया गया, पर्सनालिटी रिफर टू द इंड्योरिंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिवील इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स इन अ वैरायटी ऑफ द सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशंस में क्या कोई कैसे बिहेव करता है, उस चीज़ को दर्शाता है, उसकी ये विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सनालिटी की। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था पर्सनालिटी को लेकर के, उसके क्या क्या ट्रेड्स हैं, तो आप पेपर को पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि सेम होंगे या रिपीटेड होंगे, वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको पर्सनालिटी का पता नहीं तो आप इसको पढ़ लेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जो पहले हम लोग कर चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 9, डिसग्राफिया, राइटिंग डिसेबिलिटी, राइट। डिसकैलकुलिया, जिसमें आपको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, बट ये ओवरऑल एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें लर्न करने में डिफिकल्टी होती है, तो उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बी, आलोक सर, बी, मैक्सिमम बी, ओके। बी, 9B, ओके। बी, कुछ लोग के आंसर डी आ रहे हैं, कुछ के बी आ रहे हैं। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 9, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर बात की जा रही है पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी इज ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ द इमोशनल, एटीट्यूड, बिहेवियरल रिस्पॉन्स। और यहाँ पर बताया गया पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी क्या है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से डिफरेंट सिचुएशन में कोई कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, ये उसको दर्शाता है, उसके डिफरेंट पैटर्न ऑफ द बिहेवियर। सो दोनों ही सही हैं और ये इसको राइट एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए, बी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं होगा। यहाँ पर पर्सनालिटी के बारे में बताया जा रहा है, दस इसका मतलब ये इसका रीजन जो है सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द आंसर क्वेश्चन। नॉन वायलेंस इज द कोर ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन। बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन का जो मैन बोल सकते हैं उसको नॉन वायलेंस पर आधारित है। एंड इसका रीजन दिया गया है कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी कैन बी फॉलोड फॉर द मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी। पीस और हार्मनी को स्थापित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो किया जा सकता है, दैट कैन बी फॉलो। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेरणा मैम, सबसे पहले आंसर आया आपका डी, मतलब दोनों ही करेक्ट हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मार्क किए गए हैं तो आप उसको लेकर मत चलिए, बहुत सारे
क्वेश्चन गलत भी है इसमें जो मार्क किए गए हैं। सो आप अपना आंसर दीजिए। नौशाद अली सर डी, आलोक त्रिपाठी सर डी। ओके, और एनीबडी प्लीज, सभी लोग आंसर करेंगे। ओके, डी। अभी भी 2-3 लोगों का आंसर नहीं आया, फिर हमको 1 to 1 पूछना पड़ेगा सबसे। मनु टी आर सर, आप तो आपने एग्जाम दिया, आप भी आंसर दीजिए प्लीज। ओके, नो इशू। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पर बात की जा रही है बुद्धिस्ट फिलोसफी की, जो कि आधारित है नॉन वायलेंस और, है ना, तो इसका यूज किया जा सकता है पीस को और हारमोनी को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज नॉट द टेक्निक ऑफ केस वर्क। केस वर्क की इसमें से कौन सी टेक्निक नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, लॉबिंग एंड काउंसलिंग। सो विच आंसर इज करेक्ट। केस वर्क की कुछ टेक्निक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, C3 ओके ओके, लाइक लिसनिंग, है ना, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू करना, है ना, होम विजिट, रिलेशनशिप, ये सभी की सभी जो है टेक्निक्स सोशल केस वर्क में। बट यहाँ लॉबिंग नहीं होगा इसका आंसर, सो मतलब यही करेक्ट है, बिकॉज विच इज नॉट द टेक्निक। तो सी आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दी सेकेंडरी ग्रुप। इनमें से कौन सा सेकेंडरी ग्रुप है। न्यूक्लियर फैमिली, पीयर ग्रुप, एसोसिएशन, ज्वाइंट फैमिली। चार्ल्स कूले के द्वारा बताया गया था, 2 क्लासिफाइड किया था उन्होंने, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। सो आप देख करके बताइए कौन सा। जो इंटीमेट ग्रुप होता है, जो काफ़ी क्लोज होता है, उसको प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं, जैसे फैमिली है। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। सी, रैपोर्ट बिल्डिंग। ओके, मनु टी आर सर 3 राइट। कौन कौन सा। एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, और हो सकता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो एक जगह से बिलोंग ना करते हो। सो दिस इज काइंड ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस। सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस का इनमें से कौन सा स्टेज नहीं है। कन्फर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। इसकी क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। यस सर, यस यस, ओके, मोस्ट ऑफ द आंसर इज करेक्ट। ए, स्टॉर्मिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस, है ना। सॉरी, कन्फर्मिंग नहीं है। नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और एडजॉर्मिंग सभी के सभी हैं, ये करेक्ट है। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, विच इज नॉट द स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं। जो वीकर सेक्शन है, वनरेबल सेक्शन है, उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, द सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द वीकर और वनरेबल सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, सोशल वेलफेयर सर्विस और द पब्लिक वेलफेयर सर्विस। सो विच आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर थोड़ा ब्लर होगा, बट गाइज यू कैन मैनेज। क्वेश्चन नंबर 40, यस 13 का ये करेक्ट है सभी का। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। सी। सो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है ना। सोशल वेलफेयर सर्विस के बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा बदल करके। सो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं। रिपीटेड का मतलब ये नहीं होता है कि सेम टू सेम लैंग्वेज, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के रख दिया जाए, बट जो इसेंस होता है क्वेश्चन का, दैट इज सेम। सी आंसर विल बी राइट। सोशल वेलफेयर सर्विस provide the weaker some kind of the support to the weaker section, that is called as social welfare service. Question number 15, the first country in the world to launch a nationwide family planning program, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। पहली कंट्री दुनिया में, चाइना, रशिया, अमेरिका, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, दिव्या मैम डी, ओके, स्वामी जी डी, इंडिया, अर्पिता मैम इंडिया, ओके।
सभी लोग आंसर दीजिए प्लीज। 9 पार्टिसिपेंट इज देयर। ओके, इंडिया। सब कोर्स दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी PYQ में हम लोग सॉल्व किए थे। इंडिया इज द राइट आंसर। इंडिया है जो कंट्री है दुनिया में पहली, उसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया था इंडिया में। सो डी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल सर्विस। सोशल पॉलिसी को सोशल सर्विस में कन्वर्ट किया जाता है या ट्रांसलेट किया जाता है, को क्या बोलते हैं? सोशल वेलफेयर, सोशल एक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, किसके द्वारा किया जाता है? कि सोशल पॉलिसी सरकार के द्वारा बना दी जाती है, उसके बाद फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड पर, है ना, एज ए फॉर्म ऑफ द सोशल सर्विस, सो द पीपल कैन बी गेट बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 16, अर्पिता मैम ए, ओके, आलोक सर ए, दिव्या मैम ए, और सभी लोग आंसर दीजिए। उसको क्या बोलेंगे? सोशल वेलफेयर, सोशल एक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16, सर आंसर मार्क किया है क्वेश्चन। ओके, कोई इशू नहीं, आप अपना आंसर दीजिए, उसमें मार्क किया हुआ है तो क्या हुआ, जिसने पेपर दिया होगा वो तो क्वेश्चन मार्क करेगा है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर मार्क है। बट इसमें कुछ क्वेश्चन गलत मार्क किए हैं, तो आप उस मार्क जो मार्क किया गया उसके अनुसार न जाइए, आपके हिसाब से जो आंसर करेक्ट है वो दीजिए। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 16। 16, अच्छा 16 का राइट। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा सोशल वेलफेयर। फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल पॉलिसी टू सोशल सर्विस, दैट इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशन फ्लड इज नोन एज। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, फूड फ्लड कंट्रोल एंड वाटरसन मैनेजमेंट। सो विच आंसर विल बी करेक्ट फॉर ऑपरेशन फ्लड? 17 का बी सी सेकंड। मनु टीआर सर, वाइट रेवोल्यूशन उसको बोलते हैं दुग्ध क्रांति, है ना, आई थिंक यही है, क्रांति हिंदी में बोलते हैं। वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। सेकंड विल बी राइट आंसर। नॉट श्योर सर, क्या श्योर नहीं है आप? ओके, नो इशू। ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ दिस ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन? किसी को पता है? एनीबडी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। हु इज द फादर ऑफ दिस मनु टीआर, वी कुरियन, बर्गिस कुरियन, राइट, बर्गिस कुरियन, राइट, यस। सो बी आंसर विल बी करेक्ट। इसको भी याद कर लेना, बर्गिस कुरियन, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल एजेंडा फॉर सोशल वर्क एंड सोशल डेवलपमेंटल कमिटमेंट टू एक्शन 2012 हैज़ बीन गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? ग्लोबल एजेंडा फॉर द सोशल वर्क एंड सोशल डेवलपमेंट कमिटी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन सोशल वेलफेयर एंड UNO। कौन सी संस्थाएं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो ग्लोबल एजेंडा 2012 दिया गया था रिगार्डिंग द सोशल डेवलपमेंट? क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट, यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनमें से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, इसको बोल देंगे ASSW, आपका ICSW एंड IFSW, ये तीनों यहाँ पर दी गई है ना। फर्स्ट आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाई, ये सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? यूनिट 1, जो लिस्टिंग मैंने आपको दी थी जिसमें प्रॉपर लिखा हुआ था सोसाइटी के नाम, किसके द्वारा फाउंड किया गया, किस ईयर में फाउंड किया गया, अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर आंसर पता होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 का सी, बी, मनु टी आर सर बी और अर्पिता मैम सी। ओके, सी क्या है? मैसेज एनी बेसेंट, आपने मनु टी आर सर ने लगाया है बी। बी नहीं होगा, मैंने मैसेज एनी बेसेंट इनको बाद में भेजा गया था, बट फाउंड नहीं किया गया था। इनके फाउंड किया गया था मैडम ब्लास्काई के द्वारा एंड कर्नल ओलकट के द्वारा। ये कहाँ के थे? ये थे रसिया की, है ना, और ये थे यूएसए के। तो सी आंसर विल बी राइट, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और मैडम एनी बेसेंट कहाँ की थी, किसी को पता है? किस किस कंट्री से है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज credited with creating a scheme of family budget that have later provided a model for the development of charity social organization society। आपको बताना है कौन से यहाँ जो है थिंकर का नाम है सोशल वर्क के, थॉमस चैल्मर्स एंड दी जॉन जोन्स एंड ऑक्टाविया हिल। सो विच आंसर इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। फैमिली विजिटिंग के लिए स्कीम क्रिएट की गई, उसके बाद ऑन दैट हैव लेटर प्रोवाइडेड अ मॉडल फॉर दिस, उसके बाद जो कि एक एज ए मॉडल बना किसके लिए? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए। सीएसओ का जब डेवलपमेंट हुआ और विकास हुआ तो उसके लिए एज ए मॉडल किसने काम किया? इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया था फैमिली विजिटिंग स्कीम का। 1869 डी राइट आंसर, डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ आपको पेयर करना है। पूरा लॉ अमेंडमेंट एक्ट कब बना आपको पता होना चाहिए, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर में, यहाँ पर चारों में अलग अलग दिए हैं, मतलब आपको एक के बारे में पता है तो अभी आंसर लगा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीओएस एंड द एक्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ द एनी काइंड ऑफ क्रुएल्टी टू द चिल्ड्रन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ मेंटल वेलफेयर, ये सब कब बनाया गया था? ये बी का आपको पता होना चाहिए, सी का, और एटलीस्ट इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए आपको, तो भी आंसर आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए बी। ओके गाइज, सभी लोग आंसर दीजिए, इसको एक बार सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया था, किसी को पता है? नहीं, 1600, ये तो पुअर लॉ आया था। अमेंडमेंट मतलब बाद में अमेंड हुआ ना, तो उसकी जो ईयर होगी डिफरेंट होगी। 1834, नौशाद अली सर, राइट राइट राइट। 1601 में पुअर लॉ जो आया था वो पहली बार आया था ना, उसके बाद अमेंड हुआ दोबारा 1834 में आया, उसमें कुछ नए अमेंडमेंट किए गए थे। अगर आपको पता है तो बताइए क्या अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में 1834 में, एनीबडी? ओके, इसका आंसर देख लेते हैं। वी थर्ड के साथ पेयर होगा, दैट मीन्स आपकी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ देख लीजिए। इसके बाद सी, फॉर्मेशन ऑफ सीयूएस, ये आपका 1869 में फॉर्मेशन हुआ, सो आपका सी का पेयर होगा फर्स्ट के साथ। नाउ इसके बाद आप देख सकते हैं एक्ट ऑफ फॉर प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू द चिल्ड्रन, तो आपका पेयर होगा 1889 से। सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चारों को याद कर लेना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये दिए गए हैं, है ना, इसको याद करने की ज़रूरत है आपकी। देन 1934, ओके 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 गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, देखिए ये क्वेश्चन दोबारा मतलब रिपीट क्या हुआ है, देख सकते हैं, पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1834। वैसे भी आप इसको देख के लगा सकते थे अगर आपको पता नहीं है तो, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं, 1 सेकंड गाइस। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एज पर द पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1834 द प्रिंसिपल्स ऑफ लेस एलिजिबिलिटी मीन्स, इसका मतलब क्या है? इस अमेंडमेंट एक्ट में कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, तो ये लेस एलिजिबिलिटी मीन का मतलब क्या है? लेस एलिजिबिलिटी का मतलब बता देते हैं, उसके बाद आप आंसर देना। इसका मतलब इसमें ऐसे प्रोविजंस किए गए थे जो कि जो वर्क हाउस था जहाँ पर काम करने के लिए बोला गया था, उसके अंदर जो लोग थे
तो उनको कुछ फैसिलिटी दी जाती थी, और जो लोग बाहर काम करते हैं उनकी जो फैसिलिटी थी उनसे कम थी। मतलब यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे उनमें एक डिटरेंट क्रिएट करने के लिए कि भाई आप लोग अगर इसके अंदर रहेंगे, आपको सरकार कुछ देगी, कुछ बेनिफिट्स देगी, तो वो बाहर की दुनिया से कम होंगे। आप बोल सकते हैं उनको उतने प्रॉफिट नहीं, उतना बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, उतने उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी। वर्स कंडीशन थी इसके अंदर, वर्क हाउस के अंदर, है ना, वैन कम्पेयर टू दी आउटसाइड। तो ये प्रोविजंस किए गए थे कि जो अंदर काम करेंगे वर्क हाउस के अंदर, उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी इन कंपेरिजन टू द आउटसाइड। तो जस्ट टू क्रिएट द डिफरेंस कि जो पुअर लॉ, जो रिलीफ जो दिया जाता है किसी प्रकार का वेलफेयर के लिए, तो उसको लोग कम यूज करें, कम लें। कौन सा आंसर होगा इसका गाइस, इसको पढ़ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट फॉर रिसीविंग द रिलीफ शुड बी कैप्ड टू द मिनिमल, है ना। जो रिलीफ दिया जा रहा है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि उनमें एक डिफरेंस क्रिएट हो कि भाई काम करना है, जहाँ भी रहेंगे काम करेंगे अच्छे से, सरकार का जो बेनिफिट है उसको कम यूज करेंगे, कम लेंगे। एंड एनी रिलीफ ऑफ डिस्टिट्यूट पीपल शुड बी लेस a level below the lowest level of wages earned by the able body laborers, है ना। नेक्स्ट, any relief of the destitute people should be less as par with the wage earned by the able labor, and people who were completely destitute and facing starvation alone should be provided with the relief। ये तो गलत है, आप कौन सा आंसर है बताइए। डी आंसर तो गलत हो जाएगा ना। पीपल हु वर completely destitute and facing, सॉरी ये आंसर नहीं है, गलत है। वन सेकंड, सॉरी। ओके, सो आंसर डी गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया। पुअर हु वर कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट, और एनीबडी प्लीज सभी लोग आंसर दीजिए। गुणनता बी, सी। Any relief of destitute people should be set at a level below the lowest level of wage earned by the able labor. Any relief of destitute people should be set on par with the wage earned by the, सी भी नहीं होगा, बी आंसर होगा इसका। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है समझने के लिए है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, कि जो या बोल सकते हैं जो वर्क हाउस है उसके अंदर उनको उतनी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी, या बोल सकते हैं उनकी जो वेजेस थी उससे कम थी आउटसाइड, व्हेन कंपेयर टू द आउटसाइड, ताकि जो पुअर रिलीफ दिया जा रहा है उस पर क्लेम कम करें वो लोग। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसका जवाब दीजिए। रोल, नॉर्म्स, पावर, कोहेंशन, इसका मतलब क्या है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कभी केवल इसके बारे में पूछा जाता है, कभी नॉर्म्स के बारे में, कभी कोहेंशन के बारे में, यहाँ पर चारों पूछे गए हैं। इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, ओके गाइस, 23 का आंसर दीजिए। रोल का मतलब क्या है। रोल मीन्स सम काइंड ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, है ना। एक सोसाइटी में सबकी एक ड्यूटी होती है, एक रोल दिया जाता है उसको। सो स्टेटस राइट, कि आपका क्या स्टेटस है उसके अनुसार आपका रोल होता है, आपका एक ड्यूटी होती है, उसको बोलते हैं रोल। सो फर्स्ट पेयर विद द थर्ड, सो नाउ यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट, नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, सोसाइटी सोशल कंस्ट्रक्ट कैसा है उसके अनुसार आपको बिहेव करना है। सो दिस इज काइंड ऑफ द गवर्निंग रूल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप मेंबर, दैट इज कॉल्ड नॉर्म्स। कहते हैं ना कि सोसाइटी में कैसे आपको रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, वो नॉर्म्स कहलाती हैं। तो दैट विल बी द फोर्थ के साथ पेयर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, है ना। पावर आपका हो जाएगा एबिलिटी ऑफ मेंबर्स टू इन्फ्लुएंस अनदर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की जो शक्ति होती है, एबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं पावर। कोहेंशन मतलब होता है ग्रुप, एकजुटता। सो अट्रैक्शन अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर टुवार्ड्स एन अनदर विद टुवार्ड्स ग्रोथ, मतलब एक साथ मिलकर के ग्रोथ के लिए एक साथ काम करना, कोहेंशन, एकजुटता रहना लोगों के बीच में।
कोइंसिडनेस इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। रूल्स, रूल्स का मतलब होता है, ने बता दिया ना, रोल, रोल पूछा गया यहाँ पर, रूल नहीं, रोल। रोल मतलब आपका काम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर दीजिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रोविजंस ऑफ फ्री एंड द कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया PYQ में। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, अभी आंसर आना शुरू हुए हैं गाइस। 2 क्वेश्चन में किसी का आंसर ही नहीं आ रहे हैं। कुछ भी आंसर दीजिए, फाइनल एग्जाम नहीं है ना यहाँ पर, कोई माइनस मार्किंग नहीं हो रही है। सोच के आंसर दीजिए बस। आर्टिकल 45, क्वेश्चन नंबर 24, राइट। आर्टिकल 45 करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की जा रही है बच्चों के लिए। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। जब आप रिसर्च करते हैं तो एक प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले क्या आएगा? 4 ऑप्शन में, है ना। स्टडिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन दी फील्ड, इसको ROL बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जनरेटिंग न्यू थ्योरीज, नई नई थ्योरी को जनरेट करना। सिंथेसाइजिंग द न्यू आइडिया, नए नए आइडिया को सिंथेसाइज करना, बनाना। एनालाइजिंग द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग को एनालाइज करना। तो रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको स्टार्ट करना है ROL से। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पहले आप प्रॉब्लम देखेंगे किस पे आपको स्टडी करनी है, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर अवेलेबल होगा, थीसिस, आर्टिकल्स, जो भी है, बुक्स वगैरह, सबको आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद आप गैप फाइंड करेंगे कि बेसिकली हम जो स्टडी करने वाले हैं और जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है उसमें क्या गैप है, कहाँ पर स्पेस है जहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। यस, राइट, सभी के आंसर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, यूज ऑफ प्रोग्राम्स मीडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। प्रोग्राम मीडिया का यूज करना किसका पार्ट है? सोशल एक्शन, ग्रुप वर्क, केस वर्क एंड दी सोशल पॉलिसी। प्रोग्राम मीडिया का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली ये जो काम ये बोल सकते हैं टूल है ना, जिसके माध्यम से जो मेंबर हैं पूरे टीम के, उनके बीच में इंटरेक्शन को बढ़ाना, उसकी जो इन्वायरमेंट कंडीशन उसको बेहतर करना, सेंस ऑफ कोहेजन उसको इम्प्रूव करना लोग उनके बीच में, और जो आइडिया है उनको शेयर करना आपस में, ये सभी चीज़ें उसको बोलते हैं प्रोग्राम मीडिया। दिस काइंड ऑफ द टूल दैट इज यूज इन द ग्रुप रिलेशनशिप इन द प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप वर्क, राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप वर्क में इसको यूज किया जाता है प्रोग्राम मीडिया को, ताकि जो ग्रुप जितने भी मेंबर हैं ग्रुप के, उन मेंबर के बीच में एक अच्छा सामंजस्य रहे, है ना। अटेंडिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेंबर्स कंडीशन एंड देयर एनवायरनमेंट, प्रमोट द सेंस ऑफ अचीवमेंट इन बिटवीन द पीपल इन द ग्रुप। सो दिस कॉल्ड एज ग्रुप वर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। CO का मॉडल इनमें से कौन सा है? मैंने अभी एक क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, इसके पहले बताया था। 3 मॉडल रोथमैन के द्वारा दिए गए थे, सोशल प्लानिंग मॉडल, क्राइसिस इंटरवेंशन, इलेक्ट्रिक मॉडल, इक्लेक्टिक एंड सोशल गोल मॉडल। कौन सा इसमें है? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हुआ था शायद। क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी 27 का ये मोस्ट ऑफ द आंसर करेक्ट, राइट। लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, सोशल प्लानिंग मॉडल एंड दी सोशल एक्शन मॉडल। फर्स्ट आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैंने बताया था आपको। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब क्या होता है, किसके द्वारा कंसेप्ट दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब क्या होता है कि दूसरे आपको कैसे देख रहे हैं, उसके बाद आप उसको एनालाइज करके अपने आप की जो इमेज बनाते हैं उसको बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। आपके फ्रेंड आपको कैसे देखते हैं, आपके पेरेंट्स आपको कैसे देखते हैं, उसके अनुसार आप अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करके एक सेल्फ इमेज बनाते हैं, उसको बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। किसके द्वारा इसको दिया गया? क्वेश्चन नंबर 28।
डी आंसर चार्ल्स कूले, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थियोरेटिकल डिस्कोर्स, इसमें से कौन सा थियोरेटिकल डिस्कोर्स नहीं है? मेटा थ्योरी, मॉडल्स, पर्सपेक्टिव एंड द ऑब्जर्वेशन। ये तो मेटा थ्योरी लिखा हुआ है तो ये तो आपका करेक्ट होगा ही। एंड मॉडल्स भी अपने आप में थ्योरी बन जाती है ना। मॉडल्स मतलब होता है कि जिसको देख करके सेम चीज़ को करना, या काइंड ऑफ द पैटर्न जिसको बोलते हैं, दैट वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न, दैट इज कॉल्ड एज मॉडल। पर्सपेक्टिव एंड द ऑब्जर्वेशन। सो विच आंसर इज करेक्ट? डी, राइट। डी आंसर विल बी राइट। ओके। ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होती है? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करते हैं। सो दैट इज नॉट थ्योरी पार्ट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस, इनमें से कौन सा जो एक्ट है जो कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर नहीं है? ESI एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड द हिंदू मैरिज एक्ट। सो विच आंसर इज करेक्ट? स्वामी सर ने ये पेपर भेजा हुआ है, अगर उनका पेपर है तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन सही है, मोस्ट ऑफ द सही है, कुछ एक दो क्वेश्चन गलत हैं। काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट किया आपने। क्वेश्चन नंबर 30, डी, डी राइट। जितने भी एक्ट यहाँ पर मेंशन है, ESI, वर्कमैन कंपनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, सभी के सभी जो है सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाए गए, जो सभी के सभी प्रावधान किया गया इसमें कि किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी या बेनिफिट दिए जाएँ वर्कर को, है ना, या फिर कोई भी यहाँ पर जिस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट नहीं है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों के तीनों सोशल सिक्योरिटी के लेकर के एक्ट बनाए गए थे। डी आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31, एजिंग इज जस्ट अ प्रोसेस बाय विच वंस वीकनेसेस गेट स्ट्रॉन्गर। ओपन बाय किसके द्वारा ये ओपिनियन दिया गया था एजिंग के बारे में? एजिंग की डेफिनेशन दी गई, बोल सकते हैं यहाँ पर कि एजिंग जस्ट अ प्रोसेस बाय विच वंस वीकनेसेस गेट स्ट्रॉन्गर, मतलब कमजोरी बढ़ती जाती है जब उम्र बढ़ती है तो। पैरी सेरिल, एर्विन येलोम, एरन बर्नसाइड एंड दी लिंडन ME। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 31 स्वामी जी, राइट। ओके, सी। अच्छा, ये आंसर जिसमें सी लगा हुआ है आपने सी आंसर कर दिया। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 31, सी। आई थिंक इसका सी आंसर नहीं है। मैंने इसको चेक किया था बट प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। वट एरन वन साइड इज नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ द एजिंग कॉन्सेप्ट। एजिंग को लेकर इनके द्वारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। मैंने इसको स्टडी किया था बट आई डोंट फाइंड। ओके, अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज़ मुझे भी शेयर करना। एर्विन येलोम ये आंसर हो सकता है क्योंकि इनकी स्टडी है बहुत सारी एजिंग पर लेकर के। सो यू कैन जस्ट टेम्प्रेरी आप भी आंसर कर सकते हैं, बट जो फाइनल आंसर की आएगी तो उससे फाइनल कर लिया जाएगा। बट ऑप्शन नंबर बी विल बी मोर एक्यूरेट, ओके, एज कम्पेयर टू सी। सो अभी आंसर बी लगा सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 31 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। बेसिकली जो हम लोग सोशल वर्क पेपर 2 स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते जिसमें डेफिनेशन पूछी जाती है कि किसके द्वारा दी गई है। आप कुछ भी पुराने पेपर उठा के देख लें, उसमें डेफिनेशन नहीं आती। तो ये उसमें कहीं मिला नहीं मुझे, या मैंने पढ़ाया नहीं तो मुझे इतना याद नहीं है कि इस प्रकार का कुछ किसी के द्वारा बोला गया है। सो यू कैन जस्ट मार्क ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेरी क्लोज रिलेटेड टू द एजिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड वाज अडॉप्टेड बाय द UN, यूनाइटेड नेशन के द्वारा बच्चों को लेकर के जो कन्वेंशन, उनके लेकर के जो अधिकार थे, वो कन्वेंशन कब अडॉप्ट किया गया था? 1989, 1999, 1979 एंड 2009। सो विच इज आंसर इज करेक्ट? रिगार्डिंग द राइट ऑफ चिल्ड्रन दैट वाज अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर? क्वेश्चन नंबर 32। आई विल रीचेक, यस, ओके स्वामी जी, उसको आप दोबारा चेक कर लेना एंड जो भी आंसर करेक्ट होगा दैट विल बी इन दी फाइनल आंसर की, वही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ओके, 1989, राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है, जो कि आप हर साल एनडीआरएफ के बारे में सुनते होंगे जब किसी किसी प्रकार की बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, कहीं पर भूकंप या कुछ ऐसे तूफान आ जाता है, तो जो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भेजी जाती है, तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, नेशनल डिजास्टर रिसर्च फॉर्म, नेशनल डिजास्टर रीसेटलमेंट फाउंडेशन एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। सो विच आंसर इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 33, मनु टीआर सर 3 बी, नेशनल डिजास्टर रिसर्च फोरम। रिसर्च फोरम नहीं हो सकता, आप वैसे भी कॉमन सेंस लगाएंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि एनडीआरएफ टीम सेंड टू दिस स्टेट, है ना, रेस्क्यू करने के लिए। तो रेस्क्यू करने के लिए आप रिसर्च फोरम को नहीं भेजेंगे ना, वहाँ तो फोर्स भेजेंगे, एक ऐसे लोगों को रेस्क्यू करना है। सो दिस इज वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ओके, मनु टीआर सर, आप इसको करेक्ट कर लेना अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर कुछ थिंकर के नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा कुछ थ्योरी दी गई है, आप बोल सकते हैं कि उनके द्वारा कुछ बोला गया है, तो उसको आपको पेयर करना है। कोनापका, फ्रेड लैंडर, एनी मिर्जा आर अहमद। इसको आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए और अगर आप आंसर दे पाए तो दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 34, सोशल वर्क बिलीव्स इन द मॉडर्नाइजेशन, किसके द्वारा बोला गया है? फ्रीडम बिलीव इन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन लिमिटेड ओनली वाई द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी पर्सन एंड द राइट ऑफ ईच पर्सन टू बी फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ हिज हर पोटेंशियल एंड बोर्ड एंड डिग्निटी ऑफ द मैन। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे थे नेट में एग्जाम में। सो क्वेश्चन नंबर 33, 34 का आंसर दीजिए। तो कौन्स के बारे में तो शायद मुश्किल किसी को पता होगा, मिर्जा आर अहमद के बारे में, तो इनको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इनको पढ़िए दोनों को और आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। फ्रेड लैंडर के बारे में तो आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। फ्रेड लैंडर related to respect for every person and the right of each person to be fullest development of his or potential। ये थर्ड आपका थर्ड के साथ पेयर हो जाएगा। सो नाउ यू कैन जस्ट एलिमिनेट 2 ऑप्शन। इसके बाद सेकंड को देख लेते हैं, कोनपका, इसका कौन सा आंसर होगा? सेकंड। सो इसका आपका सेकंड के साथ पेयर हो जाएगा। फ्रीडम बिलीफ इन द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लिमिटेड ओनली बाय द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी। सो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ओके, बट जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दी आंसर की। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा समझाया और इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई मैंने थोड़ा उसको पढ़ा था। सो दैट इज़ वेरी क्लोज टू दिस एंड दिस बट नॉट एग्जैक्टली। सो टेम्परेरी आंसर यू कैन जस्ट मार्क ऑप्शन नंबर डी टिल द फाइनल आंसर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ability to understand another need and the circumstances is। दूसरों की नीड्स और सर्कमस्टेंसेस, दूसरों को मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना, उसकी उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं कि जब आप दूसरों को समझ जाते हैं, उनकी फीलिंग को समझ लेते हैं, उनके मूड को समझ लेते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड हिज आर ओपिनियंस, फीलिंग्स, मूड। क्वेश्चन नंबर 35 सी, एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग, हाउ अनदर पर्सन हैज़ देयर मूड, कैसा उनका मूड है, कैसा फील कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एम्पैथी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दिस इज आल्सो द रिपीटेड क्वेश्चन, PYQ में हम लोग डिस्कस किए थे, आई थिंक 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 35 सी आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, चाइल्ड लेबर इज एनी फॉर्म ऑफ इज प्रोहिबिटेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान के किस आर्टिकल में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया, उसको रोका गया है? आर्टिकल 24, 25, 26, 27। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में या किसी भी जगह जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है
उनके वर्क को प्रोवाइड किया गया है, माइनिंग में, फैक्ट्री में, किसी भी जगह। क्वेश्चन नंबर 36, एक्सेप्ट होम, होम पर तो थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36 ए, आर्टिकल 24 राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ड्रीम मैकेनिज्म। देखिए क्वेश्चन है ना, दोबारा रिपीट हो गया है। सब्लिमेशन, सिम्बलाइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड द रिप्रेशन। सेकंड 36 37 का बी। ए, ये क्वेश्चन को मैंने दो बार बताया था ना। इसमें बताया था कि अगर आपका सब्लिमेशन नहीं रहेगा, सब्लिमेशन का मतलब होता है ट्रांजिशन एक फेज से दूसरे फेज में, तो आपका ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पर आप ये आंसर लगाइए ना, ये ज़्यादा क्लोज, और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर की में भी यही इसी को दिया गया है। दिस इज आल्सो राइट, बट अगर आपका ये ऑप्शन नहीं होगा तब आप इसको लगाइएगा। तो अभी आंसर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ओके, फर्स्ट आंसर लगाइए अभी। ये क्वेश्चन को रिपीट हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था पी वाई क्यू में, आई थिंक 2-3 दिन पहले, या इस वीक के पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इन महाभारत भीष्म डिस्क्राइब टू युधिष्ठिर अबाउट द इसेंस ऑफ द इथरनल रिलीजन। यहाँ पर महाभारत में भीष्म के द्वारा डिस्क्राइब किया है युधिष्ठिर को अबाउट द इथरनल रिलीजन, कि इथरनल रिलीजन क्या होता है। इथरनल मतलब होता है समथिंग विच इज विदाउट द एंड, विदाउट द बिगनिंग, जो चीज़ स्टार्ट पता ना हो कब स्टार्ट हुई कब खत्म हो, उसको बोलते हैं इथरनल। ये क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। इसको थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करिए और समझिए, इसको आंसर आप लगा सकते हैं। इसमें युधिष्ठिर और ये सब दिया गया, ये सब आपको बस डाइवर्ट करने के लिए दिया गया। इसको आप इतना समझिए इथरनल रिलीजन का। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। लव, सिंपल लिविंग, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द जेलसनेस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, लोगों को बचाना, लव रिस्पेक्ट करना, अच्छे से रहना, सिंपल लिविंग। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? इमेंसिपेशन ऑफ द पुअर एंड द असिस्टिंग विडो, ये तो नहीं होगा। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्रिजनर्स ऑफ द बार एंड दी, जो काफ़ी क्लोज लगे आपको वो आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर डी, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एंगर एंड द चैरिटी, दोनों ही काफ़ी क्लोज हैं। आप व्हाट आई थिंक ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ओके, इसको आप थोड़ा स्टडी करेंगे ना इथरनल रिलीजन को, तो इसमें ये सभी चीज़ें मेंशन है, अहिंसा, ऑनेस्टी, पेशेंस, है ना, सेल्फ रिस्ट्रेंट, वर्च्यू, कंपैशन, ये सभी चीज़ें। तो आप ऑप्शन नंबर डी भी काफ़ी क्लोज है, ऑप्शन नंबर ए भी लगा सकते हैं, बट आई जस्ट प्रेफर ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन 38। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्या लिखा है? तितरिया इज द प्रेयर फॉर्म ऑफ म्यूजिक, उपनिषद एंड द फॉर्म ऑफ द क्लासिकल डांस। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का डी। तैत्रिया इज द उपनिषद। डी, बी, सी, फोर्थ डी आंसर करेक्ट है, उपनिषद ही है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, उपनिषद विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीआरए। पीआरए टूल इसमें से नहीं है। बैंड डायग्राम के माध्यम से या फिर सीजनलिटी मैपिंग बना करके, जीनोग्राम एंड रिसोर्स मैपिंग करके पीआरए कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं? विच आंसर इज करेक्ट? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ना, यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी विलेज में किया जा रहा है, तो वहाँ के गांव के जो लोग होंगे उनके ओपिनियन, उनके नॉलेज, उसको कंसिडर करना किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रोच में, उसको बोलते हैं पीआरए। और डिफरेंट टूल टेक्निक्स होते हैं, डायग्राम बना करके, है ना, रैंकिंग करके या इंटरव्यू के माध्यम से मैपिंग बनाना, मॉडलिंग करना, ये सभी के सभी जो है वॉक करके, टॉक करके लोगों से, पूरे के पूरे ये टूल होते हैं पीआरए में। क्वेश्चन नंबर सी, अच्छा ऑप्शन नंबर डी, जीनोग्राम। जीनोग्राम क्या है? जीनोग्राम मतलब होता है कि आपने देखा होगा जब रिसर्च वर्क करते हैं, फील्ड वर्क, तो लास्ट में आप कहीं वहाँ पर सारणी बनाते हैं,
पूरी फैमिली की ना, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पर है ना, उसके बाद उनके बच्चे, इस प्रकार से मेल फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे कुछ करके। उसमें जिनकी डेथ हो जाती है उनको भी किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे इतना याद नहीं, इस प्रकार से उसको बोलते हैं जीरोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल आप केस स्टडी कर रहे हैं, तो केस स्टडी में आप जिसके ऊपर केस स्टडी करेंगे तो उसका आप जीनोग्राम बनाएंगे, उसके दादा दादी कौन है, उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे, ये सभी चीज़ें उसको बोलते हैं। सो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सोशल पॉलिसी इन इंडिया डू नॉट डील विद द वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। इंडिया की जो सोशल पॉलिसी है किस इश्यू से डील नहीं करती है? पॉवर्टी, पुअर हाउसिंग, डिसेबिलिटी एंड इथनेजिया। इथनेसिया, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? इथनेसिया मतलब होता है किसी को मार देना बिना पेन के। मतलब जैसे कि बहुत सारी कंट्री में ऐसा है, प्रोविजंस हैं कि अगर कोई जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनको किसी प्रकार की बीमारी है ना, बहुत ज़्यादा पेन है, किसी डिजीज़ से है, तो उनको एक मारने का प्रोविजंस है कि डॉक्टर के द्वारा उनको इंजेक्शन दिया जाएगा, है ना, जिससे वो फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत सारी कंट्री में ऐसे प्रोविजंस हैं कि वो कर सकते हैं कि मतलब किसी को अगर मरना है, या बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं किसी डिजीज़ से, कि वो उसको क्योर नहीं कर सकते, जैसे कैंसर है उसको क्योर नहीं किया जा सकता है किसी किसी को, तो उनको एक बोल सकते हैं कि लीगल तरीके से उनको मार देना। डी, राइट, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इज द टास्क ऑफ एडल्टहुड, ओरल स्टेज, ओल्ड स्टेज, एडोलेसेंस। सो किस उम्र में? ये बेसिकली एरिक एरिक्सन के द्वारा साइको सोशल डेवलपमेंटल स्टेज दी गई थी, आपको पता होगा शायद, या तो हो गई, लगभग 8 स्टेजेस थी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी, एडोलेसेंट एज, मतलब फ्रॉम एज 13 to 21। Yes, identity versus role confusion. Option number D will be right. In the age of 13 to 21. Okay. Next question, question number 43. The mechanism which push the painful experience into the unconscious mind. इसको हम लोग 2-3 बार क्वेश्चन कर चुके हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्रेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, अग्रेशन। स्वामी जी ने जो इसके अगर उनका पेपर है तो काफ़ी क्वेश्चन सही है, और हम लोग जो PYQ डिस्कस कर रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए होंगे, तो इसका भी बेनिफिट उनको मिला होगा। वैसे भी डेली बेसिस पे वो क्लास को अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यस, ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है? राइट, ये आंसर करेक्ट है, रिप्रेशन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें जो भी मतलब अनकॉन्शियस माइंड में कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस है उसको दबा लेना, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। बहुत सारी ऐसी मेमोरी होती हैं, कुछ पेनफुल इवेंट हो जाते हैं लाइफ में, तो उनको एक अनकॉन्शियस मतलब होता है कि दिमाग में कहीं डाल लेना कि चलो उनको दोबारा हमको याद ना करना पड़े, इस प्रकार से उसको बोलते हैं रिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पहले के स्टेज इज द पार्ट ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, साइको लर्निंग डेवलपमेंट थ्योरी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, साइको इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी। ये तो मैंने अभी बताया, एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिए गए थे ना कुछ स्टेजेस, इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था मैंने, GLPA ऐसा कुछ, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, राइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये सही आंसर है। किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर दीजिए। विच चेंजेस अकर ड्यू टू दी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस अकर होते हैं? सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सोशलाइजेशन बेसिकली प्रोसेस है, द प्रोसेस विच स्टार्ट एट द बर्थ, जन्म होने के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले कौन सोशलाइज करता है? मदर, फादर, फिर उसके बाद फैमिली, उसके बाद कम्युनिटी, ना, पूरी सोसाइटी। ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस चलता रहता है बिफोर द डेथ, डेथ होने से पहले तक लोग सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। 45 का ये
एटीट्यूड चेंज, फिजिकल चेंज, कॉमन चेंज एंड मैचुरेशनल चेंजेस. Of course, it will be the attitudinal changes. First option will be correct. ओके. फिजिकल चेंज ये तो अपने आप ही होता है. कॉमन चेंज एंड नेचुरल चेंज ये भी अपने आप होगा. यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव होता है, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है. मैचुरेशनल चेंजेस में ये भी कई प्रकार का होता है. बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एटीट्यूशनल चेंज, ये सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. इसका आंसर दीजिए. ये भी किसी के द्वारा बोला गया है. ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है. ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? चार ऑप्शन दिए हैं. फ्लोरेंस हॉलिस, एफ.जे. हैरिस, रशमंड एंड दी एच.एच. पर्लमैन. सो विच आंसर विल बी करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 46. राइट, फर्स्ट आंसर करेक्ट है. जिसने भी फर्स्ट आंसर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 45 का. द टोटल एनवायरमेंट इज एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल्स इज. किसी एक इंसान के द्वारा एक पूरे एनवायरमेंट को एक्सपीरियंस करना, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है. क्या है वो? दैट इज अंडरस्टैंडिंग डेवलप बाय, किसके द्वारा ये जो है बताया गया था. क्वेश्चन नंबर 46 ए. यहाँ पर बहुत सारे आंसर ए आए हुए हैं. ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन को ग्रुप में डाला हुआ था, तो आप इसका ये आंसर मार्क कर सकते हैं, है ना. ये भी टेंटेटिव आंसर है, बिकॉज इसमें मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बिकॉज इसके बारे में मैंने पढ़ा, कहीं मिला नहीं मुझे. सो यू कैन जस्ट मार्क ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों के आंसर फर्स्ट है ना. सो यू कैन जस्ट मार्क ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. द चाइल्ड बिकम सोशलाइज्ड स्लोली, फास्ट, ग्रेजुअली ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड. बच्चा जो है किस प्रकार से सोशलाइज होता है? मैंने आपको बताया था कब से स्टार्ट होता है सोशलाइजेशन. अभी क्वेश्चन आया था. स्लोली, फास्ट, ग्रेजुअली. ग्रेजुअली ही होगा ना सोशलाइजेशन, उसका धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेगा ग्रेजुअली. स्लोली होगा, फास्ट होगा, ये तो पता नहीं है ना. वो तो डिपेंड करता है चाइल्ड के ऊपर, वो कैसे उसको ऑब्जर्व करता है, सोसाइटी को कैसे अंडरस्टैंड करता है. बट ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे. ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट. क्वेश्चन नंबर 48. असर्शन रीजन क्वेश्चन, इसको पढ़िए. सोशल वर्कर्स वर्किंग विद द माइनॉरिटीज रिक्वायर द नॉलेज एंड द इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑन द माइनॉरिटी ग्रुप. माइनॉरिटी ग्रुप पे कैसे ऑपरेशन होता है, उसका क्या इफेक्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना और उनके बारे में नॉलेज होना, माइनॉरिटी के बारे में किस प्रकार से उनकी मदद की जाएगी. सोशल वर्कर को दे शुड हैव नॉलेज एंड दी सोशल वर्कर आर ड्यूटी बाउंड टू सर्व द ओप्रेस्ड क्लास एंड मार्जिनल कास्ट. जो मार्जिनलाइज कास्ट है, जो अंडर डेवलप्ड लोग हैं, ओप्रेस क्लास है, उनको सर्व करना ये ड्यूटी बन जाती है सोशल वर्कर की. सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? सी. फोर्टी सेवन. ओके, दोनों ही करेक्ट हैं. राइट. यहाँ पर जो बॉन्ड लिखा हुआ ना, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है कि सोशल वर्कर आर ड्यूटी बाउंड टू सर्व. बी तो आंसर नहीं होगा. बी जिसने भी आंसर लगाया, बी नहीं लगाया किसी ने ना. ओके, राइट. 48 का बी आंसर नहीं हो सकता वैसे भी, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर जो रीजन दिया गलत है. बाउंड टू सर्व मतलब होता है कि एक्सट्रीम. एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब भी आए प्लीज़ उसको आप 90% गलत ही होते हैं, है ना. तो सोशल वर्कर नॉट, इनका जो फोकस होता है नॉट ओनली इन दी ऑप्रेस्ड और मार्जिनलाइज सेक्शन, समाज के हर एक तबके उसके लिए काम करते हैं. मतलब कोई भी हो, चाहे गरीब हो या फिर कोई पेशेंट है, या किसी प्रकार की किसी को डिजीज़ है, कोई किसी प्रकार से एडिक्टेड है, ड्रग एडिक्शन, सबके लिए काम करते हैं सोशल वर्कर. सो दैट इज नॉट बाउंड टू सर्व द ऑप्रेस्ड क्लास मार्जिनलाइज क्लास. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. मैचुरेशन चेंजेस अकर इन अ फेयरली प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस एंड कंटिन्यू अंटिल. कब तक कंटिन्यू रहता है मैचुरेशन चेंजेस? एडोलेसेंट एज तक, एडल्टहुड, ओल्ड एज और द डेथ. यहाँ पर दिया गया अंटिल. क्वेश्चन नंबर 49. ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, बिकॉज यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं.
बट काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। गाइज क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दीजिए। डी, डेथ, until that is sequence and continue until the death, मैचुरेशन। लगातार इंसान कोई भी पर्सन है ना, ये आप सोशलाइजेशन से ऐड करके देख सकते हैं। इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है टिल दी मृत्यु से पहले, डेथ से पहले पहले। जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, वो इंसान को कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता है। ऑप्शन नंबर डी आप मार्क कर सकते हैं, डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मैरिज दैट परमिट मल्टीपल हस्बैंड्स फॉर अ वीमन इज नॉन एज, जहाँ पर महिलाएं एक या एक से ज़्यादा पुरुषों से शादी कर सकते हैं, है ना। मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलिएंड्री एंड द कुलिनिज्म। मोनो का मतलब होता है वन। सी, राइट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो रिपीटेड है, और इसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों ने कुछ इसमें कुछ नया सीखा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप ये जो पेपर है ग्रुप में डला हुआ है, आप उसको एक बार सॉल्व करिए, पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ग्रेट क्लास सर, थैंक यू सो मच मैम। और आप सभी लोग यहाँ ज्वाइन किए उसके लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। और पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है गाइज, है ना, बस आपको पढ़ना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो सिलेक्शन है इंश्योर हो पाए। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्लास में जो पुराने हम लोग पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर 30, ओके, सेकंड पेपर 60। सो 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं स्वामी जी। एंड मनु टी आर सर, आई थिंक आपने भी एग्ज़ाम दिया था ना इसका, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। यस यस, ओके, दैट्स गुड। 30 क्वेश्चन एंड ओके ओके राइट। सो थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए आप फर्स्ट पेपर में, आप 35 तक ले जाइए इसको, एंड पेपर 2 को भी 10 क्वेश्चन और मतलब 70 तक ले जाइए। 70% में आप सेफ जोन में रहेंगे, आपका सिलेक्शन जो है इंश्योर रहेगा। 50 आउट ऑफ 28 करेक्ट सर। ओके 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 गाइस, okay guys, so thank you very much, and now you can leave the class, and we will again meet at the same time 9 p.m. okay, and discuss remaining question.